दोस्तों नमस्कार। मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उन दोस्तों को मेरी तरफ से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरी प्रथम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक किया। आज हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। मेरा उन दोस्तों से निवेदन है कि जो लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का वीडियो देख लें ताकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की वीडियो समझने में उनको आसानी हो। दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ मैप में आकर के जो महत्वपूर्ण स्थान और शासक हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने में आसानी हो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मैसूर कर्नाटक राज्य के दक्षिण में स्थित था और उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जबकि दूसरे मराठे थे जो महाराष्ट्र में स्थित थे। तीसरा जो पार्टी थी वो हैदराबाद थी, यह तेलंगाना में स्थित थी, जबकि अंग्रेज तीनों प्रेसिडेंसियों बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता में स्थित थे। मैं इस वीडियो में यह दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूं कि रायचूर द्वार जो कि उत्पादन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण था, यह कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था, जबकि कृष्णा नदी और महानदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस दक्षिण की राजनीति में या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन से लोग शामिल थे। अगर इनकी राजनीतिक स्थिति का मैं आपसे चर्चा करूं, राजनीतिक स्थिति की अगर चर्चा करूं तो इसमें 4 राज्य अति महत्वपूर्ण थे। पहला जो राज्य था वो मैसूर राज्य था जिसका प्रमुख हैदर अली था, जबकि दूसरा जो प्रमुख इसमें शासक था वे मराठे थे और इस समय इसका प्रमुख जो था वो माधवराव प्रथम था। जबकि तीसरी जो इसमें पार्टी शामिल थी वो था हैदराबाद का निजाम और चौथी जो पार्टी थी उसमें शामिल थे अंग्रेज। अब हम इस बात को देखते हैं कि इन 4 राज्यों के बीच में किस किस भाग या किस किस क्षेत्र को लेकर के आपस में विवाद था। तो हम सबसे पहले हैदर अली को देखते हैं और हैदर अली के मुख्यतः 2 दुश्मन थे। एक तो थे मराठे और दूसरे थे अंग्रेज। जहां तक हैदर अली का मराठों के साथ जो विवाद था, दक्षिण में मराठे बार बार हैदर अली के ऊपर आक्रमण करते थे और आक्रमण करके उससे नजराना वसूल करते थे, यानी उससे कर लिया करते थे। बार बार के मराठों के हैदर अली पर आक्रमण होने के कारण इन दोनों के बीच में काफी विवाद था। जबकि अंग्रेजों के बारे में अगर हम हैदर अली का विवाद की चर्चा करें तो इसका मुख्यतः 2 कारण था। एक तो थी मैसूर की संधि, जबकि दूसरा क्षेत्र था माहे बंदरगाह। मैसूर की संधि में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि एक धारा उसमें यह थी कि यदि हैदर अली और अंग्रेजों में से कोई तीसरी शक्ति अर्थात निजाम या मराठे आक्रमण करेंगे या दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जब 1771 ईस्वी में मराठों का नेता माधवराव हैदर अली पर आक्रमण किया तो जब हैदर अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी तो उन्होंने इसको नहीं दिया। इस कारण हैदर अली अंग्रेजों से नाराज था। दूसरा जो कारण था, चूंकि हैदर अली का संबंध फ्रांसीसियों के साथ बहुत बेहतर था
और माहे बंदरगाह से ही हैदर अली को सैन्य सामग्री की सप्लाई फ्रांसीसी करते थे। और जब 1778 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने माहे बंदरगाह पर आक्रमण करके और उसको जीत लिया। और इन दोनों विवाद की वजह से हैदर अली के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। जबकि हम माधवराव की चर्चा करते हैं, माधवराव को भी मुख्यतः दो दुश्मन थे। एक तो थे अंग्रेज और दूसरे थे हैदर अली। अब जरा हम पहले अंग्रेजों और हैदर के बीच के संबंधों, अंग्रेजों और माधवराव के बीच के संबंधों को समझते हैं। हमको यह पता है कि जिस समय माधवराव गद्दी पर आसीन था, 1772 ईस्वी में इस माधवराव का अचानक देहांत हो गया। और उसके देहांत के बाद नारायण राव गद्दी पर आसीन हुआ। जब नारायण राव गद्दी पर आसीन हुआ तो उसी समय माधवराव का चाचा, जिसका नाम राघोबा या रघुनाथ राव था, राघोबा या रघुनाथ राव था, उसने नारायण राव की हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद जब इस बात का जानकारी मिली कि इसका मुख्य दोषी रघुनाथ राव है, तो रघुनाथ राव अपनी बचाव की सुरक्षा में अंग्रेजों से जाकर के सूरत में एक संधि कर ली। यानी 7 मार्च 1775 ईस्वी को 7 मार्च 1775 ईस्वी को प्रथम महत्वपूर्ण सूरत की संधि हुई। और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को मदद किया। और इस प्रकार से देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। और इस प्रकार से मराठे अंग्रेजों से क्रोधित थे। दूसरा है हैदर अली। हैदर अली मराठों के बीच में विवाद यह था कि जिस समय माधवराव की मृत्यु हुई उस समय हैदर अली ने मराठों के बीच उत्पन्न समस्याओं का लाभ उठाते हुए रायचूर द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया। और रायचूर द्वीप पर अधिकार करने के बाद मराठे ये भूल नहीं पा रहे थे और वह हैदर अली से इस रायचूर द्वीप को प्राप्त करने की बार बार कोशिश कर रहे थे। और यही कारण है कि हैदर अली और मराठों के बीच में विवाद बना रहा। जबकि तीसरा जो निजाम है, मैंने आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पढ़ाया था कि उत्तरी सरकार तट को दे करके, उत्तरी सरकार तट को अंग्रेजों को दे करके 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ निजाम ने एक समझौता किया था। और इस उत्तरी सरकार तट के बदले 7 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष अंग्रेजों को निजाम को देना था। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि निजाम भी अंग्रेजों से नाराज था। चूंकि मैं तीनों का संबंध अंग्रेजों के साथ पढ़ा चुका हूं, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको अंग्रेजों के बारे में यहां जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे यह युद्ध शुरू होता है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि तीनों दक्षिण की शक्तियां, जिसमें हैदर अली, मराठे और निजाम, तीनों अंग्रेजों से क्रोधित हैं। यही कारण है कि इन तीनों ने, अर्थात हैदर अली प्लस मराठे प्लस निजाम, तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। इसका मतलब यह है कि पहली बार दक्षिण की तीनों शक्तियों ने मिलकर के अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। और इस संगठन में यह तय हुआ कि तीनों मिलकर के अंग्रेजों पर आक्रमण करेंगे। अर्थात मराठे अपनी सेना को लेकर के उत्तर से दक्षिण की तरफ आक्रमण करेंगे। हैदर अली मैसूर यानी श्रीरंगपट्टनम से एक सेना लेकर के मद्रास पर आक्रमण करेगा, जबकि निजाम एक सेना लेकर के उत्तरी सरकार तट पर आक्रमण करेगा। मराठों का एक सरदार, जिसको हम भोसले के नाम से जानते थे, भोसले अपनी सेना के साथ कलकत्ता पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार से अंग्रेजों के ऊपर
चरतरफा हमला किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रख करके सबसे पहले हैदर अली ने 83,000 प्लस 100 तोपों के साथ अंग्रेजों के ऊपर धावा बोल दिया। और जैसे ही इस बात की सूचना अंग्रेजों को मिली कि हैदर अली एक विशाल सेना लेकर के मद्रास की तरफ बढ़ रहा है, उसी समय अंग्रेजों ने अपने 2 सेना नायकों, एक था कर्नल वेली, जबकि दूसरा था कर्नल फ्लेचर। इन दोनों ने हैदर अली को रोकने की कोशिश की और अपनी सेना को लेकर के मद्रास की तरफ से आगे बढ़े। और इन दोनों के बीच में कांजीवरम के आसपास इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना बहुत बुरी तरह से पराजित हुई और पराजय के परिणाम स्वरूप दोनों को हैदर अली ने गिरफ्तार करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसी समय मद्रास से एक सेना नायक जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, यह वही हेक्टर मुनरो है जो बक्सर के युद्ध का विजेता था। जब इस बात की सूचना हेक्टर मुनरो को मिली कि कर्नल वेली और कर्नल फ्लेचर की सेना युद्ध हार गई है, दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हैदर अली ने फेंक दिया है, यह घबरा गया और घबराने के परिणाम स्वरूप अपने तोपों को किसी तालाब में फेंक करके और जा करके वह मद्रास के किले में छिप गया। अब इस समय कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो प्रमुख था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग के सामने इस समय बहुत बड़ी समस्या आ गई और वारेन हेस्टिंग इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए 2 क्षेत्रों पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उसको इस बात का पता था कि सिर्फ सैन्य बल के माध्यम से इनको पराजित करना संभव नहीं है। यही कारण है कि उसने 2 क्षेत्रों पर काम करना शुरू किया। एक तो है कूटनीतिक स्तर और दूसरा है युद्ध का स्तर। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह कूटनीतिक चाल चल करके मराठों और हैदराबाद को निजाम को इस संगठन से अलग करने की कोशिश की। और इसी के परिणाम स्वरूप सबसे पहले उसने मराठों से समझौता किया और मराठों से मिल करके इस बात का आश्वासन दिया कि मराठे क्यों नाराज हैं। वह जानता था कि प्रथम मराठा युद्ध में जो राघोबा का साथ ये लोग दे रहे हैं, राघोबा का साथ देना बंद कर दें तो मराठे इनसे अलग हो सकते हैं। और यही कारण है कि उसने 17 मई 1782 को उसने सालबाई की संधि की और इस सालबाई की संधि के द्वारा उसने राघोबा का साथ देना बंद कर दिया और इस प्रकार से मराठे इस युद्ध से अलग हो गए। दूसरा उसने क्या किया, चूंकि निजाम था, निजाम को भी इसने अलग करने की कोशिश की। चूंकि उत्तरी सरकार तट के बदले जो अंग्रेज पैसा इसको नहीं दे रहे थे, उन्होंने उसको देने का आश्वासन दिया और गुंटूर जिला को दे करके उसने हैदराबाद के निजाम को भी अलग कर दिया। अब इस प्रकार से इन दोनों शक्तियों के इस संगठन से अलग हो जाने के बाद सिर्फ हैदर अली अकेला बच गया। लेकिन दोस्तों, हैदर अली अपने आत्मविश्वास को गिरने नहीं दिया और इसके बाद उसने युद्ध के स्तर पर एक रणनीति बनाई और अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच संघर्ष आगे चलता रहा। अंग्रेज प्लस हैदर अली। अब अंग्रेजों की तरफ से वारेन हेस्टिंग ने अपने 2 सेना नायकों को, एक का नाम था सर आयरकूट और दूसरे का नाम था पियर्स, को भेजा। अब सर आयरकूट की सेना और हैदर अली के बीच सर आयरकूट
और हैदर अली के बीच 3 युद्ध हुए थे। एक जो युद्ध है वो था पोर्टनोवा का, पोर्टनोवा। दूसरा जो था वो था शोलिंगपुर। जो तीसरा था वो था पालीलूर। 3 युद्ध था। और इन 3 युद्धों में हम देखते हैं कि सर आयरकूट ने पोर्टनोवा और शोलिंगपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया। लेकिन जब हैदर अली और पियर्स के बीच पालीलूर का युद्ध हुआ तो इन दोनों के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और इस प्रकार से देखते हैं कि थोड़ा हैदर अली इस समय दबाव में था, लेकिन फिर भी हैदर अली इस पराजय से नहीं घबराया और न घबराने के बाद उसने अपनी सेना के साथ अनाईकुंडी पर आक्रमण कर दिया। कहां किया था? अनाईकुंडी पर। अनाईकुंडी पर आक्रमण किया और अनाईकुंडी में एक अंग्रेज सैनिक ब्रेथवाट को इसने गिरफ्तार कर लिया और बंदी बना लिया। इसी बीच में फ्रांसीसियों को सूचना मिलती है कि इस समय हैदर अली अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहा है और उन्होंने हिंद महासागर में अपनी सैन्य गतिविधि को बढ़ाया और अपने एक सेना नायक जिसका नाम था एडमिरल साफरिन ने अपनी सेना के साथ आया और अंग्रेजों के 2 क्षेत्र कुडुलूर तथा त्रिकोमल्ली को उसने जीत लिया। लेकिन यह बहुत हैदर अली की मदद नहीं कर पाया। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक दुखद सूचना मिली और इस सूचना के अंतर्गत 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली के कैंसर के कारण देहांत हो गया। और इस प्रकार से इसी समय एक हमको और सूचना मिली कि अंग्रेजों का जो प्रमुख सेनानायक था सर आयरकूट, वह भी अस्वस्थ हो गया और इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर के गया, लेकिन बाद में वह भी मर गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम फेज समाप्त हुआ। अब चूंकि हैदर अली मर गया था और इधर से अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट भी त्यागपत्र दे दिए थे। अब इस समय अंग्रेजों ने अपने एक अलग सेनानायक को स्थापित किया जिसका नाम एडवर्ड ह्यू था। जबकि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू गद्दी पर आसीन हुआ, यथार्थ युद्ध का नेतृत्व किया। इसने अपनी एक सेना को बना करके लेके आगे बढ़ा और उसने मंगलौर को जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लेकिन इसने बेदनूर को जीत लिया। और इसी समय बंबई प्रेसिडेंसी की एक सेना जिसका नेतृत्व बंबई प्रेसिडेंसी की एक सेना जिसका नेतृत्व मैथ्यूज कर रहा था। मैथ्यूज ने इस पश्चिमी तट जिसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं आक्रमण किया, लेकिन टीपू ने उनको पराजित कर दिया और मैथ्यूज के साथ साथ बहुत अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया। लेकिन इसी बीच मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ से एक सेनानायक जिसका नाम था फुलरटन, इसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप इसने बटूर को जीत लिया और उसने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। अब टीपू के सामने कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि टीपू ने अंग्रेजों को एक संदेश भेजा कि यदि श्रीरंगपट्टनम की घेरेबंदी अंग्रेज समाप्त नहीं करते हैं तो जो मेरे कस्टडी में मैथ्यूज और उसके सैनिक हैं उनकी मैं हत्या करवा दूंगा। यही कारण है
कि मद्रास प्रेसिडेंसी का उस समय प्रमुख था जिसका नाम था मैकार्टने ने टीपू के साथ मिलकर के 7 मार्च 1784 को प्रसिद्ध मंगलौर की संधि की। वैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रमुख वारेन हेस्टिंग इससे सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस संधि को स्वीकार किया, क्योंकि इस समय तक मद्रास प्रेसिडेंसी की बहुत धन जन की हानि हो चुकी थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7 मार्च 1784 को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध में किसी की न तो विजय हुई न तो पराजय हुई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो जब मेरी लॉन्च होगी तो मैं आपको सूचना दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।